सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं और चूंकि भंते जी नहीं आए हुए हैं तो अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आए और अपना विचार रखें। डॉक्टर सतीश कुमार राणा जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुकेश कुमार मालवीय जी लिखते हैं, संयोग से वो पेपर में नहीं छप पाया। ये मध्य प्रदेश मालवा के रहने वाले हैं, मालवा के रहने के नाते मालवीय लिखते हैं। काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विधि विभाग के माननीय मयंक यादव जी, जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। माननीय डॉक्टर हितेश सिंह सैचवार जी, जो इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं। पूरा इनका राजनीतिक जीवन चाहे विद्यार्थी जीवन गोरखपुर से शुरू हुआ। हमारे छोटे भाई के समान हैं। बहुत ही बाबा साहब के ऊपर, आरक्षण के ऊपर अच्छी पकड़ इनकी है। माननीय सौरभ यादव जी, जो हम लोग के बीच आए हैं, हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। डॉक्टर अलख निरंजन जी, जो इस समाज के दलित चिंतक के नाम से जाने जाते हैं, लेखक हैं। इनसी मित्रता हमारी विद्यार्थी जीवन में शुरू हुई थी। बहुत कम मैं जानता था, लेकिन जब मैं सेमिनार के बारे में कल्पना नहीं करते थे, 1996 में गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1996 में शिक्षा जगत में दलित पिछड़ों और छूतों के स्थान विषय पर सेमिनार में किया था। इन्होंने भरपूर मेरा आर्थिक, मानसिक सभी तरह से सहयोग किया था। इनका भी स्वागत है। डॉक्टर रामू सिद्धार्थ जी, ये भी हमारे विद्यार्थी जीवन के साथी हैं, इनका भी स्वागत है। डॉक्टर सोनू केसवानी जी, हमारे एक तरह से संरक्षक हैं, इनका भी स्वागत है, जो जिला अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं। माननीय रामरतन जी, जो रामरतन प्रसाद जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे रेशम विभाग में, हमारे गार्जियन के रूप में है वो, उनसे बहुत हमको सीखने को मिलता है, उनका भी स्वागत है। एस.एम. विश्वकर्मा जी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, जो विद्यार्थी राजनीति में या सार्वजनिक राजनीति में हमसे 2-4 साल सीनियर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बहन श्रीमती अनीता कुमारी गौतम, जो भारतीय बौद्ध महासभा के उत्तर प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, उनकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। बिचंडी प्रसाद जी, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका भी स्वागत है। सामने बैठे हुए पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मित्रों एवं बच्चों, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामाजिक सोच होने के नाते पूरा मेरा लगभग 35-36 साल का दिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बीता। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से MA BA PhD हूँ। संजोग से बाबा साहब की वजह से मैं PhD कर लिया, क्योंकि 92, 93, 94 में शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत ब्रिलियंट हुआ करते थे। 2-4 लोग PhD किए भी होंगे। ऐसे समय में हमको PhD करने का मौका मिला, और वो भी एक ब्राह्मण कोच द्वारा, गाइड द्वारा। और हम उनको घोरी घोरी प्रशंसा करते हैं कि जिन्होंने बाबा साहब पर हम PhD करने के लिए अपना शिष्य बनाया है।
मित्रों, आरक्षण की अवधारणा मेरे दिल में आया क्यों? आरक्षण के बारे में सब लोग जानते हैं, सबके दिलो दिमाग में, चाहे एससी समाज का हो चाहे बीसी समाज का हो, कुछ लोगों को छोड़ के चाहे सवर्ण समाज का व्यक्ति हो, उसके दिमाग में होता है कि आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए किया गया था, जबकि आरक्षण 10 वर्ष के लिए सिर्फ राजनीति में किया गया था। बाकी क्षेत्रों में आरक्षण की कोई सीमा नहीं है। आरक्षण क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, बाबा साहब के बारे में तो बताते हैं, लेकिन मैं समझता हूं आरक्षण की नींव वर्ण व्यवस्था ने डाली। जो मनुवादी वर्ण व्यवस्था ने आरक्षण की नींव डाली, जिसके तहत उन्होंने तय किया ब्राह्मण का काम शिक्षा देना है, राजपूत का काम है राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा। उसमें राष्ट्र की कल्पना नहीं थी, देश की कल्पना थी। आदमी को देश और राष्ट्र के बारे में भी समझना चाहिए। देश और राष्ट्र की दो चीजें हैं। ऐसे समय में उन्होंने बैकवर्ड के लिए भी व्याख्या किया कि उनको अमुक काम करना है। उन्होंने ये व्यवस्था किया कि शूद्रों को ये काम किया है, देना है, ये करना है। लेकिन जो अछूत समाज है, जो अनटचेबल है, उसकी गिनती कहीं पर नहीं है। लेकिन उन्होंने एक व्यवस्था हमारे लिए दिया, हमारे समाज के लिए दिया कि इनका आरक्षण अनटचेबल अछूत है। ये आरक्षण अछूत के नाम से जाने जाएंगे जितने लोग अछूत हैं। उन्होंने एक आरक्षण क्राइटेरिया दिया जो मैं समझता हूँ, मेरे समझ में आता है इतिहास को देखने से, पढ़ने से, समझने से। आरक्षण बाबा साहब का कॉन्सेप्ट नहीं, आरक्षण मनोवादियों का कॉन्सेप्ट है। आरक्षण भागीदारी देने के लिए आगे चलकर, क्योंकि जो मनुवादी थे, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के थे लोग, वो मुगल शासन काल में भी अपनी विचारधारा को थोपने का काम किए और मुगल शासकों ने उसी विचारधारा को लागू करने का काम किया। उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। उनके राज्य में भी यही था कि एक वर्ग ये काम करेगा, ये वर्ग ये काम करेगा। मैं प्रकृति को धन्यवाद देता हूं। प्रकृति ने एक ऐसा करवट लिया जो इस देश में अंग्रेज आए। अगर इस देश में अंग्रेज नहीं आते तो कानून का राज नहीं होता। अगर इस देश में अंग्रेज नहीं आते तो भाग्य और प्रतिनिधि की बात नहीं। हमारे लिए मैं समझता हूं बाबा साहब से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश में अंग्रेजों का आना है। सर्वप्रथम मैकाले ने जो शिक्षा का अधिकार दिया सभी समाज के लोगों के लिए, वो हमारे लिए बधाई के पात्र हैं। आरक्षण का कॉन्सेप्ट, दलित का कॉन्सेप्ट, दलित का भी कॉन्सेप्ट आया महात्मा फूले द्वारा। जब महात्मा फूले अपमानित होते हैं तब उनको समझ में आता कि हम तो दलित हैं। उनके द्वारा दलित का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि दलित शब्द की भी कोई परिभाषा नहीं। क्योंकि जब जनगणना हो रही थी, जब दलित के नाम पर जनगणना हो रही थी, तो उसमें सछूत समाज के लोग भी शामिल थे। बाद में उसमें वेरिफिकेशन किया गया कि दलित में सभी लोग दलित नहीं है। दलित में जो अनटचेबल है उसका अलग रेखा है, और जो दलित कुछ दबे कुचले हैं आर्थिक रूप से, उनका अलग रेखा है। अंग्रेज हमारे लिए वरदान साबित हुए। उन 1882 में जब हंटर कमीशन ने प्रतिनिधित्व की बात कही, महात्मा ज्योतिराव फुले ने, उन्होंने सब विचार करना शुरू किया। देश में अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था चलाने के लिए शायद उनके दिल में पीड़ा थी, या शायद उनके दिल में दलित जो अछूत समाज है, अनटचेबल समाज है, जो महार समाज है, जिनकी भूमिका रही है उनको स्थापित करने की इस देश में, उनके मन में ये बात नहीं होगी कि हमके अछूत समाज को भी उसका प्रतिनिधित्व देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जनगणना का कॉन्सेप्ट अपनाया। 1871 में पहली बार जनगणना का कॉन्सेप्ट आया।
लेकिन लिखित रूप में 1881 में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि हम हर 10 साल बाद जनगणना कराएंगे, और 1891 तक ये बात आ गई कि हम जात के आधार पर भी जनगणना कराने के बारे में सोच, लेकिन सिर्फ एक सोच थी। 1901 में जब जनगणना हुई तो जात के आधार पर जनगणना करने की बात थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन 1911 में तत्कालीन जनगणना आयुक्त ने बड़ी मजबूती के साथ जनगणना में वेरिफिकेशन किया कि ब्राह्मण कितने प्रतिशत हैं, उनकी आबादी कितनी है, वो कितने भूमि के मालिक हैं, राजपूत की कितनी आबादी है, वो कितने भूमि के मालिक हैं, वैश्यों की कितनी आबादी है, उनके बारे में जानकारी करने का काम किया, और शूद्रों के बारे में भी जानकारी का काम किया जनगणना के आधार पर। लेकिन 1911 में जो तत्कालीन जनगणना आयुक्त ने था, उन्होंने अछूतों की बात बड़ी मजबूती से रखी और कहा कि नहीं, जाति आधार जनगणना होनी चाहिए, और जाति आधार जनगणना तो पूर्ण नहीं हो पाई, लेकिन बहुत मजबूती साथ रखा हुआ। अब देखिए, लोग कहते हैं कि दलितों एससी को तो आरक्षण दिया जा रहा है इतने %, हमारा भी कोई मांग नहीं था। 1932 तक, पूना पैक्ट के पहले तक अछूत समाज का व्यक्ति, बैकवर्ड समाज का व्यक्ति राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में 0। 1911 की जब जनगणना हो रही थी तो मुसलमान प्रतिनिधियों ने कहा, जो मुसलमान सामंतवादी प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा इस देश में जो जनगणना कराई जा रही है, चूंकि अछूत समाज हिंदू समाज का अंग नहीं है, इसलिए उनको अलग करके इस देश की जनगणना कराई जाए, और जो हिंदुओं का जितनी स्थिति है उसमें जो रेशियो बनता है, उस रेशियो के हिसाब से हमारा हिस्सा दिया जाए। इस प्रकार उन्होंने लड़ने का काम किया, और 19% आबादी होने के कारण उन्होंने 31% की मांग की। और कांग्रेस तो एक पार्टी संस्था है, लेकिन कथाकथित उस संस्था के ऊपर मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पूरा वर्चस्व था। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ समझौते करने का काम किया, मुसलमानों ने समझौते करने का काम किया। उनको यह लगा कि हमारी तो आबादी 19% 20% है, हमको शासन प्रशासन में 31% भागीदारी मिल रही है, तो कभी भी एससी समाज के साथ वो खड़ी नहीं, क्योंकि उनको डर था कि मैं एससी समाज के लिए लड़ूंगा तो शायद जो हमको 12% एक्स्ट्रा सुविधा मिल रही है वो खत्म हो जाएगी। सवर्ण समाज को यह डर था कि अगर एससी समाज को उनको 20% 25% जो उनकी जनसंख्या है, उनको हम अगर उसके आबादी के हिसाब से आरक्षण देंगे, तो जो हमको अकेले 69% का लाभ हो रहा है, उससे हाथ धोना पड़ेगा। ये जो लोग कहते हैं हिंदू और मुसलमान जो सामंतवादी ताकते हैं, जो राजा महाराजा किया हुआ करते थे, जिनके देश पर शासन प्रशासन में धन धरती में जिनका अधिकार था, वो लोग सवर्ण हिंदू या स्त्री से हिंदू कह लीजिए, और मुसलमानों में बांटने का काम किया। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो 1919 तक आते आते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक विराट रूप लेकर हमारे समाज के सामने आते हैं। लेकिन 1919 में भी जो परिस्थिति बदलती है, बाबा साहब ने कभी ये नहीं सोचा था कि हमको इस देश की सेवा करनी है, हमको संविधान लिखना है, हमको राष्ट्र का निर्माण करना है। 1919 में जब जनगणना की बात आई, 21 में जब जनगणना की बात आई, तो मुसलमानों ने फिर पैंतरा बदला। जब बाबा साहब अछूतों की बात करने लगे
कि हमको हमने आबादी के हिसाब से हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से धन धरती में हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। बाबा साहब कभी आरक्षण के समर्थन में नहीं थे। बाबा साहब हिस्सेदारी की बात करते हैं। मुसलमानों ने देखा कि हमारी स्थिति बिगड़ सकती है, तो 1919 में साउथ बरो कमेटी के सामने और 1921 के जनगणना आयोग के सामने उन्होंने कहा, चूंकि इस देश का मैं शासक वर्ग रहा हूं, शासक वर्ग होने के नाते हमको 21% ये किस तरह से अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब साउथ बरो कमेटी के सामने जो भी लोग उपस्थित हुए, बाबा साहब अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर थे, उनको देश के राजनीति का ज्ञान नहीं था, देश के कानून का ज्ञान नहीं था, विदेश के कानून का ज्ञान नहीं था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1919 में साउथ बरो कमेटी के सामने जब उपस्थित हुए, कुछ ही लोग ऐसे थे जो साउथ बरो कमेटी के सामने 2 बार उपस्थित हुए, उसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और उसमें मजबूती से उन्होंने अपने समाज की बात रखी। 1919 के बाद बाबा साहब ने देखा कि अगर हमको इस देश में संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार लेना है, क्योंकि कानून का निर्माण वकील करेगा, कानून की जानकारी तो वकील को है, हमको वकालत करनी पड़ेगी, हमको कानून की जानकारी लेनी। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर जाके लाके पढ़ाई करते हैं। मित्रों, मेरे कहने का मतलब है, बाकी मुख्य अतिथि जी हैं, मुख्य वक्ता जी लोग हैं, मेरी ये मंशा रही है कि ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कानून के बारे में जानते हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, जो मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो थोड़ा आरक्षण की अवधारणा के बारे में तो बताएं। आज की स्थिति यह है, इतना यह समाज में अपने 35-36 साल के सार्वजनिक जीवन में इतना कमजोर और असहाय समाज जो इस समय है, जो अपने समाज के हित के लिए नहीं बोल सकता है, अपने समाज के लिए सही बात नहीं बोल सकता है, इतना असहाय मैंने कभी देखा नहीं। जो असहाय है, मन पर नहीं बोलना चाहता है। मेरे कहने का मतलब है, आरक्षण की अवधारणा हमारा नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे बाबा साहब का कॉन्सेप्ट तो हिस्सेदारी का, भागीदारी का। अब बाबा साहब जिस तरह से कोर्ट में, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट के सामने एक बढ़िया वक्ता अपने मौकिल को जिताने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए जितनी मजबूती से अपने पक्ष को रखता है और मजिस्ट्रेट को मोटिवेट करता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो 1919 से लेकर 1946 के एडमिशन तक और 1947 से लेकर संविधान निर्माण तक सारे संवैधानिक और कानूनी क्रियाओं में भाग लिया। जितना उनको संसदीय ज्ञान था, जितना उनको कानूनी ज्ञान था, शायद उस देश में किसी को नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1926 में ही बंबई विधान परिषद के सदस्य हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया कि आरक्षण हम वर्गीकरण करेंगे, उसने वर्गीकरण किया, तो मेरे अंदर थोड़ा, क्योंकि थोड़ा मैं दूसरे किस्म का व्यक्ति हूं, विद्यार्थी जीवन में जब मैं रहता था तब भी मैं रिएक्ट करता था। मैंने सेमिनार विश्वविद्यालय में 1996 में शुरू किया। अपने समाज के नेतृत्व करने के लिए, अपने समाज की मजबूती के लिए मैंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया और मजबूती से अपने समाज को स्थापित किया। जब आरक्षण का वर्गीकरण हुआ, आप किसी को लाभ देना चाहते हैं, आरक्षण कोई आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं है, वो भागीदारी का कार्यक्रम है। तो मुझे याद आया जब संविधान सभा की पहली बैठक
9 दिसंबर 1946 को ही, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा था, इस देश का संविधान ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाना चाहिए जिसको कई देशों के संविधान का ज्ञान हो। उन्होंने कहा कि देश के संविधान का निर्माण उस व्यक्ति द्वारा कराना चाहिए जिसको देश के सामाजिक वातावरण का ज्ञान हो। इस देश को संविधान का निर्माण उस व्यक्ति से कराना चाहिए जिसको आर्थिक ज्ञान हो। वह संविधान सभा, मैं उसमें बधाई देता हूं सबको। उस समय बाबा साहब को न चाहते हुए भी लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चयन किया, जिनको कई देशों के संविधान का ज्ञान था, जो कानून वेत्ता थे, जिनको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान था इस देश के लिए, जिनको सामाजिक स्थिति का ज्ञान था इस देश के लिए, जिनको आर्थिक स्थिति का ज्ञान था इस देश के लिए, अछूतों के लिए जो उनके अंदर जो पीड़ा थी, जो समाज में लोग बटे हुए थे उनके अंदर पीड़ा थी, बाबा साहब ने पूरे ज्ञान को संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा में, संविधान में गिरोने का काम किया। तो मैं इस मंच के माध्यम से, या जो व्यक्ति सुन रहा है, अगर किसी एलआई और सीबीआई के लोग हों तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से संविधान सभा के अध्यक्ष 1946 में 9 दिसंबर 1946 को कल्पना कर सकता है, तो जो संविधान सभा का जो रक्षक है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है, उसको भी देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ उसको कागजी ज्ञान नहीं होना चाहिए, जातिवाद से उसको प्रेरित नहीं होना चाहिए। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय पूरी